फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मनु के बारे में पढ़ा था। वे पार्ट फर्स्ट का भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें हमने मनु का पार्ट पढ़ा था। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक विचारों का सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य को भारतीय राजनीति का पुरोधा तथा भारतीय राजनीति का महाविद्वान माना जाता है, जिसने भारतीय राजनीति को एक नीति शास्त्र अथवा नियमों के बारे में उसने बताया था। कौटिल्य का नाम चाणक्य कहते हैं, इसे विष्णु गुप्त के नाम से भी पुकारा जाता है। कई नामों के बारे में इसको बुलाया जाता है। कौटिल्य को कौटिल्य का नाम विष्णु गुप्त कौटिल्य, चाणक्य तथा अन्य कई नामों से विद्वानों ने इनका नामों से संबोधन किया है। कौटिल्य ने उस समय की भारतीय राजनीति के बारे में वर्णन किया था, जिसमें उसने यह कहा था अपने महानतम ग्रंथ में। कौटिल्य का महानतम ग्रंथ अर्थशास्त्र कहा जाता है, जो कि राजनीति पर आधारित था अर्थात नीति शास्त्र पर आधारित था। नीति का मतलब नियम आधारित था, नीति शास्त्र पर आधारित था। विद्वानों के द्वारा कहा गया कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना 400 ईसा पूर्व के मध्य में की थी। 400 ईसा पूर्व के मध्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। अर्थशास्त्र से तात्पर्य इकोनॉमिक्स से नहीं है, गणित से नहीं है, अर्थात नीति शास्त्र यानी राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। राजनीति पर लिखा गया इसे ग्रंथ कहा गया है। अब बात आती है कि कौटिल्य के जन्म के बारे में क्या क्या बातें हैं, कि कौटिल्य का जन्म कब हुआ था। इसका प्रमाण आज तक किसी भी पुस्तक में नहीं दिया गया है, किसी पुस्तक में इसका प्रमाण नहीं है। अब बात आती है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर 15 अधिकरणों की अर्थात 15 अधिकरण बताए थे, यानी भाग बताए थे अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जिसमें कौटिल्य ने 15 अधिकरणों में उस समय की राज्य की उत्पत्ति के बारे में, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, सप्तांग सिद्धांत के बारे में, शाड्य गुण नीति के बारे में, समझौतावादी सिद्धांतों के बारे में, राज्यों की दिनचर्या के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, मुकदमों के बारे में, न्याय व्यवस्था के संबंध में, दंड व्यवस्था के संबंध में, उपायों में, आश्रम व्यवस्थाओं में तथा आश्रम व्यवस्था, इन सभी के बारे में उसने वर्णन अपने 15 अधिकरणों में, अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में कौटिल्य ने वर्णन किया है। दूसरी बात, कौटिल्य ने वर्णन करते हुए हर चीज का अलग अलग भाग बताया है, अलग अलग भागों में उसने वर्णन किया है। दूसरी बात, कौटिल्य ने जब राज्य की उत्पत्ति बताई, कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहा, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य ने यह कहा, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में
समझौतावादी सिद्धांत का उल्लेख किया है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति किससे हुई? समझौते से हुई है। समझौतेवादी सिद्धांत को अपनाया है, समझौतावादी सिद्धांत को उसने अपनाया है। यह कौटिल्य का मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी थी? तो समझौतावादी सिद्धांत से उसने मानी थी। नेक्स्ट बात उसने बताई थी, उसने इसके बाद थी कि ज्ञान की 4 शाखाएं बताई कौटिल्य ने। यह भी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य ने ज्ञान की कितने प्रकार की शाखाएं बताई। कौटिल्य के द्वारा ज्ञान की, ये भी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, कौटिल्य की 4 शाखाएं बताई। 4 शाखाएं बताई। 4 शाखाओं में कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली है त्रयी, दूसरी है वार्ता, तीसरी है आन्वीक्षिकी, और चौथी है दंड नीति। ये उसने अपने ज्ञान की 4 शाखाओं का वर्णन किया है कि त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड, ये 4 शाखाओं के द्वारा मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है, मनुष्य का ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। त्रयी से संबंधित उस समय की नीतियों, धार्मिक कलाओं, नैतिक संबंधों के बारे में उसने बताया। वार्ता से संबंधित बातचीतों के माध्यम से तथा ज्ञान के बारे में उसने बताया, ज्ञान को किस प्रकार से प्रतिपादित किया जा सकता है। वेद वेदांगों के बारे में उसने बताया। तथा वार्ता के बारे में उसने कृषि तथा पशुपालनों के बारे में भी उसने बताया। आन्वीक्षिकी के बारे में उसने आन्वीक्षिकी के बारे में व्यक्ति के नैतिक और भौतिक तत्वों के बारे में बताया। और इन सब तीनों का उल्लेख उसने किसमें किया? दंड नीति में समायोजित किया, दंड नीति में उसने माना। चारों चीजों का उसने, यानी ज्ञान की कौटिल्य के द्वारा 4 शाखाएं बताई गई, त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति के बारे में उसने उल्लेख किया। अब बात आती है कि कौटिल्य के द्वारा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, यानी कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में क्या कहा कि कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत, यह भी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांतों में पहला है, अर्थात कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत मतलब है कि राज्य के 7 अंग या 7 अंगों का वर्णन, जिसमें पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य जिसको मंत्री कहा जाता है, स्वामी, अमात्य, तीसरा है जनपद, तीसरा जनपद बताया गया, फिर दुर्ग, चौथा दुर्ग बताया गया, फिर चौथा दुर्ग बताया, कोश, छठा दंड और 7वां मित्र। ये कौटिल्य के द्वारा 7 सिद्धांत या 7 अंग
राज्य के द्वारा बताए गए, राज्य के बताए गए। स्वामी अर्थात राजा। राजा का तात्पर्य कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में यह बताया कि राजा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह बुद्धि कौशल हो, उसमें निर्णय की क्षमता हो, निष्पक्ष निर्णय कर सके तथा अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यों का पालन करे तथा किसी प्रजा में किसी भी प्रकार का भय मुक्त का वातावरण बनाए रखे। इस प्रकार का स्वामी अर्थात इस प्रकार का राजा होना चाहिए। दूसरा है अमात्य। अमात्य से तात्पर्य है, अमात्य से तात्पर्य बताया गया है कि मंत्री किस प्रकार के होने चाहिए। तो राजा के द्वारा मंत्री बनाए जाने चाहिए, लेकिन मंत्रियों को बहुत कम बनाया जाने। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 3 या 4 मंत्रियों का ही वर्णन किया है। तो कौटिल्य ने कहा मंत्री अमात्यों की संख्या 3-4 होनी चाहिए और 3-4 मंत्री इस प्रकार के होने चाहिए जिनका विभागों का बंटवारा स्वामी के द्वारा अर्थात राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। जिस मंत्री में जितनी योग्यता है उसके अनुरूप उसे विभाग बांटा जाना चाहिए, वित्त विभाग बांटा जाना चाहिए, कृषि विभाग बांटा जाना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग बांटा जाने, उसके योग्यता के अनुरूप मंत्री के अनुरूप यानी विभागों का बंटवारा किया जाना चाहिए राजा के द्वारा। अब तीसरा आता है जनपद। जनपद का तात्पर्य बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि राज्य की सीमाएं जो कि चारों ओर से घिरी हुई हो, चारों ओर से सीमांकन हो, उस क्षेत्र को सप्तांग सिद्धांत में जनपद की संज्ञा दी गई है। जनपद कहा गया अर्थात लोगों का रहने का स्थान अर्थात राज्य कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चौथा बताया गया है दुर्ग। दुर्गों अर्थशास्त्र में दुर्ग का इंपॉर्टेंस इसलिए कहा गया कि पहले जो दुर्ग बनाए जाते थे वो पहाड़ों पर बनाए जाते थे, मैदानों में बनाए जाते थे, वनों में बनाए जाते थे, जल में बनाए जाते थे। इस प्रकार के दुर्ग बनाए जाएं जिससे राज्य की या राजा का या सुरक्षा की जा सके, लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट बात बताई गई कोश। ये सबसे इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र में बताई गई थी। कौटिल्य ने के अर्थशास्त्र में यह कहा गया कि राजा को ऐसे कर लगाए जाने चाहिए जनता के ऊपर जो उनके ऊपर भार भी न पड़े तथा उससे कोष इकट्ठा हो, उससे धन इकट्ठा हो। क्यों धन इकट्ठा किया जाना चाहिए? अर्थशास्त्र में राजा को यह परामर्श दिया गया कि जब विपरीत परिस्थितियां हो, अकाल हो, युद्ध हो या किसी तरह की महामारी आ जाए, ऐसे समय में राजा को कोष रखना चाहिए विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में जनता का भरण पोषण कर सके। ऐसे समय में कोष की व्यवस्था राजा के द्वारा की जानी चाहिए। अब आता है चौथा आता है अर्थशास्त्र में दंड। दंड से तात्पर्य है सेना। सेना राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का होना बहुत आवश्यक है तथा अपराध को रोकने के लिए सैनिकों का या सेना का या सैनिकों का होना बहुत आवश्यक है। बाह्य आक्रमण को रोकने के लिए दंड नीति आवश्यक है, या राज्य की सीमाओं में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको रोकने के लिए दंड आवश्यक है। ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है। सातवां और लास्ट जो अर्थशास्त्र में बताया गया है उसमें बताया मित्र। मित्र को सबसे इंपॉर्टेंट संज्ञा दी गई है। क्योंकि अर्थशास्त्र में राजा को परामर्श दिया गया है कि कौटिल्य के द्वारा कि राजा को ऐसे मित्र बनाए जाने चाहिए या ऐसे मित्रों से संधि बनाए रखनी जानी चाहिए जिससे उस राजा की विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता करे, विपरीत परिस्थितियों में उसको सहयोग करे। यदि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो उसका मित्र राज्य उसका सहयोग करे, या एक राज्य में दूसरे राज्य में अगर कोई विपत्ति आ गई, कोई बाधा आ गई, तो अर्थशास्त्र में यह बताया गया, अर्थशास्त्र में यह कहा गया उस राजा को उस ऐसा या निर्बल राजा की सहायता
की करनी चाहिए। अर्थशास्त्र में यह कहा गया कि शक्तिवान राजा का यह राजधर्म है, या राजधर्म बताया गया कि वह निर्बल यानी कमजोर राज्यों की या कमजोर राजाओं की सहायता करें अगर वे उसके मित्र हैं। इस प्रकार से कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में, जो कि राज्य के 7 आवश्यक अंग कहे गए, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इनका वर्णन किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। यह सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थशास्त्र ग्रंथ में कौटिल्य के द्वारा बताई गई है। अब बात आती है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद में बात आती है कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या क्या होना चाहिए, कि राजा को ऐसा कार्य क्या करना चाहिए कि जिससे राज्य की उन्नति हो सके या राज्य प्रभावशाली बन सके। कौटिल्य द्वारा राज्य का कार्यक्षेत्र, कौटिल्य द्वारा राज्य का कार्यक्षेत्र या कार्यक्षेत्र का बंटवारा। पहला आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात आती है कि प्रजा का पालन करना, पालन पोषण करना, प्रजा का पालन पोषण करना। दूसरी बात आती है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। पहला बात आ गई प्रजा का पालन पोषण करना, दूसरी बात आ गई प्रजा की रक्षा करना, फिर आता सुधारात्मक कार्य करना, सुधारात्मक कार्य करना, सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करना, सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्वहन करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्वहन करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्वहन करना, परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना, परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताई गई है। बताया गया है कौटिल्य के कार्यक्षेत्र में प्रजा का पालन पोषण करना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह कहा गया कि राजा का यह दायित्व है, राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का पालन पोषण सही तरीके से करे, उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा न हो, किसी भी प्रकार का प्रजा का कष्ट न हो, उनके स्वास्थ्य की समस्या, उनके शिक्षा की समस्या, उनके न्याय की समस्या, उनके भोजन की समस्या, उनके आवास की समस्या, इन समस्याओं का निदान सही तरीके से राजा अगर करता है तो उनका पालन पोषण भी ठीक तरीके से हो जाता है, अर्थात पालन पोषण ठीक तरीके से करना है। प्रजा की रक्षा करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय युद्ध हुआ करते थे सबसे ज्यादा। एक शक्तिशाली राजा निर्बल राजा को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह कहा गया कि प्रजा की रक्षा हमेशा यह राजा का दायित्व है कि हमेशा प्रजा की रक्षा के लिए वह तत्पर रहे, प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा कार्य करे। नेक्स्ट बात आती है सुधारात्मक कार्य करना, राज्य की सीमाओं का या
राज्य में कई प्रकार के सुधारात्मक कार्य करना, जनता पर बोझ कम करना, जनता पर कर के बोझ को कम करना, अनावश्यक रूप से कर नहीं लगाना, इस प्रकार के कर लगाना जिससे कि राजकोष की आय बढ़ सके, तथा राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था प्रतिपादित करना, न्याय व्यवस्था प्रतिपादित करना, शिक्षाओं को बढ़ावा देना तथा स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करना, इस प्रकार के सुधारात्मक कार्य करने की सुझाव अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करना। उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, इस प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रतिपादन सामाजिक व्यवस्थाओं में किया जाना चाहिए। यह भी राज्य का कार्य क्षेत्र, राजा का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्वहन करना। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के निर्वहन में सबसे जो बात आती है उनमें है मंत्री परिषद का निर्माण करना। ऐसे मंत्रियों को बनाया जाए, ऐसे मंत्रिमंडल का गठन किया जाए जिसमें मंत्री योग्य, ओजस्वी, वक्ता, गणितज्ञ ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल अर्थात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में शामिल किया जाए। नेक्स्ट, जो मंत्रियों के सहयोगी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, ऐसे कर्मचारियों का निर्णय किया जाए या ऐसे कर्मचारियों को पद दिया जाए जो बुद्धिमान हो, कार्यकुशल हो, कामचोर न हो, ऐसे व्यक्तियों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया जाना चाहिए। यह भी सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट भाग है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्वहन ठीक तरीके से किया जाए। नेक्स्ट, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंधों का संचालन से तात्पर्य है कि एक देश से दूसरे देश के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, ऐसे मधुर संबंध बनाए जाए या लोभ देकर या छोटे जो कमजोर राज्य हैं, कमजोर देश हैं, उन पर उनकी सहायता करके या उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनसे अच्छे संबंध बनाए जाएं, मधुर संबंध बनाए जाएं, जो एक राजा अपने दूसरे राजा के युद्ध के समय, महामारी के समय, अकाल के समय उनकी सहायता कर सके। यह कौटिल्य का कार्य क्षेत्र के बारे में अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों में वर्णन किया गया है। अब बात आती है कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की बात कि कौटिल्य ने आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्थाओं का किस प्रकार से प्रतिपादित किया है, किस प्रकार से बताया गया है। अब पहली बात आती है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था। ये जो मनु की थी वही कौटिल्य की थी। तो पहला आश्रम, पहले भी मैंने बताया था, पहला जो आश्रम कहा गया है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा बताया गया है गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम बताया गया है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो बताया गया है वो बताया गया संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था बताई गई है अपने अर्थशास्त्र महानतम ग्रंथ में। ब्रह्मचर्य आश्रम, मैं आपको बता दूं, जिस समय अर्थशास्त्र लिखा गया कौटिल्य के द्वारा, उस समय मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई, अर्थात व्यक्ति 100 वर्ष ही जिएगा या 100 वर्ष ही जीता है। तो सबसे पहले उसने ये कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि बच्चे का जन्म के बाद जब 5 या 7 वर्ष का हो जाए तब उसे अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए
25 वर्ष तक गुरुकुल में भेज देना चाहिए और गुरु के पास छोड़ देना चाहिए। वहीं पर उसे अध्यापन, युद्ध कौशल का ज्ञान दिया जाना चाहिए 25 वर्ष तक। फिर ब्रह्मचर्य विद्या ज्ञान अर्जित करने के बाद में 25 के बाद में जब 26 से 50 वर्ष का हो जाए, 26 से 50 वर्ष के बीच में उसने गृहस्थ आश्रम बताया गया है। गृहस्थ आश्रम को कौटिल्य ने सबसे महत्वपूर्ण आश्रम बताया गया है। इस आश्रम में उसका विवाह संस्कार होता है, संतानोत्पत्ति करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, घर के लिए, अपने गृहस्थ के लिए कमाता है और उनको अपना परिवार का पालन पोषण करते हुए वह अपनी 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। इसके बाद में 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक उसने वानप्रस्थ आश्रम बताया गया है कौटिल्य के द्वारा। अर्थशास्त्र में 51 से 75 तक वह वन में कंदमूल खाता है, वन में घूमता है तथा अपने गृहस्थ आश्रम के प्रायश्चितों का अपना वन में रहकर ही बिताता है और वहीं अपना जीवन यापन करता है। नेक्स्ट 76 से लेकर 100 साल तक, 76 से लेकर 100 साल तक वह अपना अध्ययन अध्यापन न करके, संन्यास का मतलब है लास्ट दौर में, अपने जीवन के उत्तरार्ध में वह सीधे भगवान से संपर्क करने के लिए अंतर ध्यान हो जाता है, अर्थात वह भगवान की सेवा में या अब ईश्वर की सेवा में लग जाता है। इस प्रकार से कौटिल्य ने 4 आश्रमों को 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ और 25 संन्यास आश्रम को उसने बांटा है। चारों आश्रम को 25-25 में उसने डिवाइडेशन किया है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित 4 आश्रम किस प्रकार के थे। नेक्स्ट बात आती है अब कौटिल्य द्वारा वर्ण व्यवस्था। कौटिल्य द्वारा वर्ण व्यवस्था कि किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। पहला है 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। ब्राह्मण का कार्य उसने ज्ञानार्जन, यज्ञ करवाना या राजा को सलाह देना या अपना ज्ञान अर्जन करवाना, विद्या दान देना, यज्ञ करवाना, हवन करवाना, इस प्रकार का ब्राह्मण का यह दायित्व था। क्षत्रिय का जो दायित्व बताया गया है वह कृषि पालन भी करना बताया गया तथा साथ साथ में उसको सीमाओं की रेखाओं के लिए तथा युद्ध कौशल के लिए निपुण होना बताया गया है। ये क्षत्रिय वर्ण का कार्य बताया गया। वैश्य का जो कार्य बताया गया है वह व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी कार्य बताया गया है। शूद्र का कार्य यह बताया कि इन तीनों की सेवा करना या इन तीनों के निर्देशों का पालन करना या इनके अनुरूप इनका कार्य को, इनके आदेशों के कार्य का पालन करना, ये शूद्र का कार्य बताया गया। इस प्रकार के समय उसने उस समय चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताए गए हैं। यह भी न्यू टाइप का क्वेश्चन है मोस्ट है कि कौटिल्य के अनुसार कितने वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित या कितने वर्ण बताए गए हैं। अब बात आती है कौटिल्य के द्वारा बताए गए उपाय। कौटिल्य के द्वारा बताए गए उपाय। कौटिल्य के
द्वारा प्रतिपादित उपाय। पहला है साम, दूसरा दाम, तीसरा है भेद और चौथा है दंड। ये चार, ये भी न्यूट्रल ऑप्शन है कि कौटिल्य के द्वारा उपाय कितने बताया, शाम, दाम, दंड, भेद। शाम का तात्पर्य यहां पर है बुद्धि से है। अगर चतुराई पूर्वक किसी दूसरे शक्तिशाली राजा को अगर दबाना है तो सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात साम का प्रयोग किया जाए। फिर भी वह नहीं माने तो उसे धन का लोभ दिया जाना चाहिए, उसे प्रलोभन दिया जाना चाहिए, अर्थात शाम दाम, यानी पैसे या धन का लोभ देकर उसे निर्बल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। भेद नीति से तात्पर्य है कि उसे एक राज्य का या दूसरे राज्य में अपने दूत भेजकर या उसे भेद नीति के द्वारा यानी कूटनीतिक वार्ताओं के द्वारा उसे परास्त किया जाना चाहिए। अगर ये सब तीनों काम फैल हो जाएं, शाम, दाम, दंड, भेद ये तीनों समाप्त हो जाए तो अंतिम में उसे केवल युद्ध किया जाना चाहिए, उसे युद्ध से ही परास्त किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह कहा दंड नीति का अर्थात युद्ध का सबसे लास्ट में ही प्रयोग किया जाना चाहिए, सबसे लास्ट में इसे अपनाया जाना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि जब दंड अर्थात युद्ध होता है तो दोनों सेनाओं की हानि होती है तथा राज्य का उससे भारी नुकसान ही होता है। इस कारण से अपना कार्य सिद्धि करने के लिए सबसे पहले बुद्धि नीति का, फिर धन नीति का, फिर चाणक्य भेद नीति का और लास्ट में जाके युद्ध कौशल नीति को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से कौटिल्य के द्वारा 4 उपाय बताए गए या 4 उपायों की उसने संज्ञा दी है। अब बात आती है कौटिल्य ने इसके बाद में जो कौटिल्य ने बताया वह न्याय व्यवस्थाओं के बारे में उसने बताया गया था। न्यायालयों की व्यवस्था में बताया उसने 2 प्रकार के न्यायालय बताए थे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक था धर्म न्यायालय, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित न्यायालय, कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित न्यायालय, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित न्यायालय। पहला था धर्म स्थलीय न्यायालय, और दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय, धर्म स्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। 2 प्रकार के न्यायालय बताए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2 प्रकार के न्यायालय, धर्म स्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थलीय न्यायालय में दीवानी संबंधी मुकदमे थे, फौजदारी संबंधी मुकदमे थे, राज्य संबंधी मुकदमे धर्म स्थलीय न्यायालय में थे। कंटक शोधन न्यायालय में वो बाकी बचे हुए जो मुकदमे आते थे वे कंटक शोधन न्यायालय में सुलझाए जाते थे या निपटाए जाते थे। इस प्रकार से धर्म स्तरीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय 2 प्रकार के न्यायालय बताए गए हैं कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित न्यायालय या न्यायालयों के प्रकारों में या न्यायों में। दूसरी बात, न्यायालयों के बारे में उसने यह भी कहा है कि न्याय निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होना चाहिए। राजा के द्वारा किसी भी प्रलोभन में या किसी भी लोभ में नहीं आना चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार का दूसरे व्यक्ति को या सही व्यक्ति को या दोषी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय मुक्त वातावरण होकर न्याय दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात जो आती है मंत्रियों को या मंत्रियों के बारे में उसने कहा कि राजा के द्वारा अपने मंत्रियों से अगर मंत्रणा भी की जाए तो ऐसे आवास पर
और यह कहा गया है कि जो मंत्रणा की जाए जंगल में की जाए या एकांतवास में की जाए, जिससे किसी भी बात का पता किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लग सके कि राज्य में राजा के द्वारा कार्य क्या किया जाना चाहिए, भविष्य में क्या कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा, वह आज तक ऐसा ग्रंथ कहीं नहीं लिखा गया जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उस समय जो अपनी राजनीति पर यह लिखा गया ग्रंथ था, जिसके अंदर सभी नियमों का उसने समावेश किया था। इस कारण से कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने महानतम तथा सबसे भारतीय ग्रंथों में, सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में तथा श्रेष्ठ ग्रंथ कहा गया है। दैट्स ऑल क्लियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट